नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास बहुत सारा पैसा और रुतबा आ जाए। कुछ लोग उस रुतबे को पाकर और भी विनम्र हो जाते हैं, तो कुछ लोग अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें वो सीढ़ियां ही याद नहीं रहती जिन पर पैर रखकर वे उस मुकाम तक पहुंचे थे। आज की कहानी एक ऐसी ही आईएएस अधिकारी की है जिसके अहंकार ने उसका घर उजाड़ दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसी घमंडी पत्नी को अपने उसी साधारण से टीचर पति के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था, आइए इस कहानी में जानते हैं। माधवपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत शहर था। इसी शहर के एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे सूर्यकांत। सूर्यकांत स्वभाव से जितने शांत थे, उनका व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली था। साधारण से कपड़े, माथे पर एक हल्की सी शिकन जो अक्सर बच्चों के भविष्य की चिंता में रहती थी, और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। सूर्यकांत का जीवन बस उनके स्कूल, उनके छात्रों और उनकी पत्नी कावेरी के इर्द गिर्द घूमता था। कावेरी बहुत ही मेधावी और महत्वाकांक्षी महिला थी। उसका बचपन से एक ही सपना था, लाल बत्ती वाली गाड़ी और आईएएस अधिकारी की कुर्सी। जब सूर्यकांत और कावेरी की शादी हुई थी, तब कावेरी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सूर्यकांत ने शादी से पहले ही कावेरी के पिता को वचन दिया था कि वह कावेरी के सपनों के बीच कभी दीवार नहीं बनेंगे, बल्कि उसकी सीढ़ी बनेंगे, और उन्होंने अपना वचन निभाया भी। शादी के बाद सूर्यकांत ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लीं। सुबह उठकर खाना बनाना, स्कूल जाना, लौटकर घर की सफाई करना, ताकि कावेरी को पढ़ाई के लिए पूरा समय मिल सके। जब कावेरी ने दिल्ली जाकर कोचिंग करने की इच्छा जताई, तो सूर्यकांत ने बिना एक पल सोचे अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। कावेरी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पैसों की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम इस पूरे शहर का नाम रोशन करोगी। सूर्यकांत ने कावेरी के हाथों में पैसे रखते हुए कहा था। कावेरी दिल्ली चली गई। यहां सूर्यकांत अकेले घर संभालते, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह कावेरी को दिल्ली भेज देते। खुद फटे हुए जूते पहनते, सालों तक कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, सिर्फ इसलिए ताकि कावेरी को दिल्ली में कोई तकलीफ ना हो। कावेरी जब भी फोन करती तो सूर्यकांत उसकी हौसला अफजाई करते। आखिरकार 3 साल की कड़ी तपस्या और सूर्यकांत के अनगिनत बलिदानों के बाद वह दिन आ ही गया। यूपीएसएससी के नतीजे घोषित हुए और कावेरी ने पूरे देश में 27वीं रैंक हासिल की। सूर्यकांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी। जब कावेरी घर लौटी तो सूर्यकांत ने स्टेशन पर उसे फूलों की माला पहनाकर उसका स्वागत किया। कावेरी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता और रुतबा इंसान की फितरत बदल देते हैं। मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान कावेरी की दुनिया बदलने लगी। वहां वह बड़े बड़े अधिकारियों, उद्योगपतियों के बच्चों और रसूखदार लोगों के संपर्क में आई। उसे उस आलीशान जिंदगी की आदत पड़ने लगी। जब ट्रेनिंग के बीच में सूर्यकांत उससे मिलने मसूरी गए, तो कावेरी को अपने साधारण से पति को अपने नए दोस्तों से मिलवाने में शर्म आने लगी। सूर्यकांत जो पैंट शर्ट पहनकर गए थे, वह कावेरी के नए स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत पिछड़े हुए थे। सूर्यकांत, आपको यहाँ इस तरह आने की क्या जरूरत थी, और ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि एक आईएएस अधिकारी का पति एक मामूली सा सरकारी टीचर है जिसे ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं आता। कावेरी ने सूर्यकांत को एक कोने में ले जाकर झिड़कते हुए कहा। सूर्यकांत को कावेरी के ये शब्द किसी तीर की तरह चुभे, लेकिन उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ बात को टाल दिया। मुझे माफ कर दो कावेरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, सूर्यकांत ने भारी मन से कहा, और अगले ही दिन वापस अपने शहर लौट आए। कावेरी की पहली पोस्टिंग एक बड़े जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के तौर पर हुई। लाल बत्ती की गाड़ी, आगे पीछे पुलिस का सायरन, बड़ा सा बंगला और नौकर चाकर। कावेरी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह सूर्यकांत को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। उसे लगता था कि सूर्यकांत उसके दर्जे का इंसान नहीं है। जब सूर्यकांत कावेरी के साथ रहने उसके बंगले पर गया, तो कावेरी का रवैया बहुत ही रूखा था।
वह सूर्यकांत को नौकरों के सामने ही जलील कर देती। एक दिन सूर्यकांत ने कावेरी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया और उसके दफ्तर लेकर पहुंच गए। वहां कावेरी एक अहम बैठक कर रही थी। सूर्यकांत सीधा उसके केबिन में चले गए। कावेरी ने जैसे ही सूर्यकांत को टिफिन लेकर आते देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में बिना पूछे घुसने की? तुम समझते क्या हो खुद को? मैं इस जिले की डीएम हूं और तुम एक टिफिन वाले की तरह यहां चले आए। बाहर निकलो यहां से। कावेरी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सामने सूर्यकांत पर चिल्लाते हुए कहा। सूर्यकांत के हाथ से टिफिन छूटकर गिर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस कावेरी को देखा, चुपचाप टिफिन उठाया और वहां से चले गए। उसी रात कावेरी जब घर आई तो उसने तलाक के कागजात सूर्यकांत के मुंह पर मार दिए। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती सूर्यकांत। हमारी दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। तुम एक मामूली से स्कूल मास्टर हो जिसकी सोच और हैसियत दोनों बहुत छोटी हैं। मेरी एक अलग पहचान है, मेरा एक अलग रुतबा है। तुम्हारे साथ रहकर मेरी बेइज्जती होती है। इन पेपर्स पर साइन कर दो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। कावेरी ने बिना किसी भावना के कहा। सूर्यकांत ने कावेरी की आंखों में देखा। उन आंखों में अब वह कावेरी नहीं थी जिससे उन्होंने शादी की थी, बल्कि एक घमंडी अधिकारी थी। सूर्यकांत ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप पेन उठाया और तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने गुजारे भत्ते या किसी भी चीज की कोई मांग नहीं की। अपना एक छोटा सा सूटकेस उठाया और उस बंगले से हमेशा के लिए बाहर निकल गए। समय बीतता गया। तलाक को 4 साल हो चुके थे। कावेरी अपनी ताकत और रुतबे के नशे में चूर थी। उसने एक रसूखदार और अमीर व्यवसायी रजत माथुर से नजदीकियां बढ़ा ली थीं। रजत उसे महंगे तोहफे देता, उसकी झूठी तारीफें करता और कावेरी को लगता कि यही सच्ची खुशी है। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि रजत सिर्फ उसके पद का इस्तेमाल करके अपने काले कारोबार को बचा रहा था। दूसरी तरफ सूर्यकांत ने खुद को पूरी तरह से शिक्षा और समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। स्कूल के बाद वह गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते। उनकी मेहनत और लगन से कई गरीब बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे। पूरे राज्य में सूर्यकांत का नाम एक आदर्श शिक्षक के रूप में गूंजने लगा। उनके छात्र उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। फिर एक दिन वक्त ने करवट ली। कावेरी के जिले में एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ। पता चला कि करोड़ों रुपयों की जमीन का घपला हुआ है और इस घोटाले का मुख्य सरगना कोई और नहीं बल्कि वही रजत माथुर था जिस पर कावेरी आंख मूंदकर भरोसा करती थी। जांच की आंच कावेरी तक भी पहुंची। रजत ने सारे फर्जी दस्तावेजों पर कावेरी के हस्ताक्षर करवा लिए थे। जब पुलिस रजत को पकड़ने गई तो वह देश छोड़कर भाग चुका था और सारा इल्जाम कावेरी पर आ गया। कावेरी की रातों की नींद उड़ गई। उसे निलंबित कर दिया गया। जिन अधिकारियों और नेताओं के साथ वह पार्टियां करती थीं, सबने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। उसके सारे तथाकथित हाई क्लास दोस्त उसे छोड़कर चले गए। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि जिस रुतबे और ताकत पर उसे घमंड था, वह सब पानी का बुलबुला था। इसी बीच राज्य सरकार ने राज्य के सर्वोच्च शिक्षक सम्मान के लिए समारोह आयोजित किया। किस्मत का खेल देखिए, इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे थे और कावेरी को विभागीय जांच समिति की किसी कागजी कार्रवाई के सिलसिले में वहीं मौजूद रहने का आदेश था। एक समय था जब वह मुख्य अतिथि हुआ करती थी। आज उसे एक सामान्य नागरिक की तरह दर्शकों के बीच सबसे पीछे बैठना पड़ा। मंच से जब उस साल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के नाम की घोषणा हुई तो उद्घोषक ने कहा, इस वर्ष का सर्वोच्च शिक्षक सम्मान उस व्यक्ति को जाता है जिसने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से शिक्षा और समाज को समर्पित कर दिया, जिन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के हजारों गरीब बच्चों की तकदीर बदल दी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री सूर्यकांत जी का। यह नाम सुनते ही कावेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मंच की तरफ देखा। सूर्यकांत एक साधारण से सफेद कुर्ते पायजामे में मंच की ओर बढ़ रहे थे। पूरा हॉल उनके सम्मान में खड़ा हो गया था। मुख्यमंत्री ने खुद आगे बढ़कर सूर्यकांत को शॉल ओढ़ाया और पदक पहनाया। माइक पर जब सूर्यकांत बोलने आए तो पूरा हॉल शांत हो गया। मैं कोई महान इंसान नहीं हूं, मैं बस एक साधारण सा शिक्षक हूं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था।
मेरे सबसे करीबी इंसान ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। तब मुझे समझ आया कि असली औकात पैसों या कुर्सी से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्मों से होती है। मैंने अपना जीवन शिक्षा को सौंप दिया और आज मेरे छात्रों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सूर्यकांत के एक एक शब्द कावेरी के दिल पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे इस इंसान ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे आईएएस बनाया था और कैसे उसने इसके प्यार को छोटी हैसियत बताकर ठुकरा दिया था। आज सूर्यकांत का कद उस हॉल में मौजूद हर मंत्री और हर अधिकारी से कहीं ज्यादा बड़ा था। समारोह खत्म होने के बाद सूर्यकांत वीआईपी गेट से बाहर निकल रहे थे। उनके आसपास मीडिया और प्रशंसकों की भीड़ थी। तभी कावेरी भीड़ को चीरते हुए आगे आई और सीधे सूर्यकांत के पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। मीडिया के कैमरे उनकी तरफ घूम गए। मुझे माफ कर दो सूर्यकांत, मैं अंधी हो गई थी। मुझे अपनी कुर्सी और पावर का घमंड हो गया था। मैंने तुम्हारे उस प्यार को पैरों तले रौंद दिया जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था। आज जब मैं मुसीबत में हूं तो वो सारे अमीर दोस्त, वो सारा रुतबा मुझे छोड़कर चला गया। आज मुझे समझ आया है कि तुमने मुझे कभी नहीं हारा था, बल्कि मैं तुम्हें हार गई थी। मुझे अपना लो सूर्यकांत, मुझे माफ कर दो। कावेरी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। एक तलाकशुदा आईएएस अधिकारी जिसके तेवर कभी जिले भर में मशहूर थे, आज एक साधारण से स्कूल टीचर के पैरों में नाक रगड़ रही थी। सूर्यकांत ने बड़ी ही शांति से कावेरी को कंधों से पकड़कर उठाया। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस एक गहरी करुणा थी। कावेरी, इंसान जब ऊंचाई पर होता है तो उसे नीचे के लोग बहुत छोटे नजर आते हैं। तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने अपने संस्कारों और अपनी इंसानियत को छोड़ा था। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने उन कागजों पर साइन किए थे। लेकिन रही बात तुम्हें अपनाने की, तो जो धागा एक बार टूट जाता है उसमें गांठ तो पड़ ही जाती है। तुम मेरे दिल से बहुत पहले ही उतर चुकी हो। मैं तुम्हारी कानूनी मदद जरूर कर दूंगा, क्योंकि मैं आज भी एक शिक्षक हूं और किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। लेकिन मैं तुम्हारा पति अब कभी नहीं बन सकता। यह कहकर सूर्यकांत वहां से पलटकर चले गए। कावेरी वहीं खड़ी अपने आंसुओं और अपने पछतावे के साथ उन्हें जाते हुए देखती रही। आज उसके पास न तो उसकी कुर्सी थी, न झूठे दोस्त, और न ही वो सच्चा इंसान जिसने कभी उसे बेइंतहा प्यार किया था। वह अंदर तक टूट चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पद, पैसा और रुतबा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आपके संस्कार और आपका चरित्र जीवन भर आपके साथ रहता है। कभी भी उस इंसान को अपने अहंकार के कारण नीचा न दिखाएं जिसने आपके बुरे वक्त में आपका हाथ थामा हो, क्योंकि जब घमंड टूटता है तो इंसान को वापस लौटने का रास्ता तक नहीं मिलता। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा। जल्द ही मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।